बात करेंगे मईशत के हवाले से, जिसकी कन्फ्यूजन जो है वो किसी शख्स के दिमाग में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हम भी ब्रेक में यही डिस्कशन कर रहे थे कि हर वजीर ख़जाना ऐसे नंबर्स बताता है कि जी कि कमाल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा होता। तो अवाम की मईशत और जो हुकूमत की मईशत है उसमें इतना फ़र्क होता क्यों है? वो कोई दो फ़र्क मईशतें हैं जो कि इस वक्त मुल्क में चल रही हैं। लेकिन एनीवे, अगर हम आपसे बातचीत करें तो वो है कि पाकिस्तानी मईशत तेज़ी से तरक्की के ज़ीने चढ़ने लगी। जो हमारे साथ इशारे शेयर किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, उनके मुताबिक तो ये नज़र आता है। बरामदात 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। मार्च में बरामदात का हुजम 2 अरब 34 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने ट्विटर पैगाम में खुशखबरी देते हुए बताया कि 6 माह से पाकिस्तानी बरामदात मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद है। हाँ जी, और मार्च 2021 की बरामदात का हुजूम गुज़श्ता 10 साल में किसी भी एक माह में सबसे ज़्यादा रहा है। और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि मार्च 2021 में बरामदात फरवरी 2021 के मुकाबले में 13.4%, जबकि मार्च 2020 के मुकाबले में 29.3% ज़ायद रही है। मुशीर तिजारत के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह में बरामदात का मजमूई हुजम 18 अरब 66 करोड़ डॉलर से बढ़ चुका है, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 7% ज़ायद है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्क में महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दूसरी मईशत है। हाँ, ये असल मईशत है जो एवरीडे लेवल पे लोगों को डील करनी पड़ रही है। सो महंगाई जो है वो पिछले 7 माह की बुलंद तरीन सतह पे, और मार्च में महंगाई बढ़कर 9.5% जा पहुंची है। फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई में 0.36% इजाफा हुआ। और अगर हफ्तावार इजाफे की बात की जाए तो 17.21% हफ्तावार इजाफा। हमजा, हाँ जी, कि वीकली जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक। और फिर रमज़ान मुबारक की आमद के साथ बहुत सारी चीज़ों की जो मनमानी कीमतें होंगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, सब कुछ होगा, इज़ाफा हुआ है। इज़ाफा ही होगा। जिसमें पकौड़े समोसे सबने तलने होते हैं तो तेल की कीमत तो बढ़ी गई, वो तो बढ़ ही गई। इसी वाले से बात करेंगे मुआशी तज्ज़ियाकार हफीज़ पाशा साथ मौजूद है। हफीज़ पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये कहिएगा, क्या दरामदात और बरामदात में मुसलसल इजाफे से हम ये कह सकते हैं कि मुल्क की मईशत अब तरक्की के रास्ते पर है, ज़ीने चढ़ती चली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज जो आपको अब जहन में रखना चाहिए कि मार्च का महीना पिछले साल कोविड का पहला महीना था जी, और हालात बहुत तेजी से खराब हो चुके थे। ठीक है, इसलिए आपका जो ट्रेड के फिगर्स हैं मार्च के, वो बहुत लो हैं, और उसकी वजह से इस साल मार्च की फिगर्स आप में बहुत ज़्यादा शरह-ए-नमू नज़र आ रहा है। दरअसल आपको इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगरचे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि हमारे बरामदात में अच्छा इजाफा है, मगर दूसरी तरफ पता नहीं क्यों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि बरामदात में कमी है। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि पिछले 2-3 महीने से यकीनन हमारे दरामदात में इजाफे की वजह यह है कि तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान 3 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को दरामदात कर रहा है, और वो है आपके कपास, गंदम और चीनी। तो जो तस्वीर नज़र आ रही है वो बड़ी मिक्स्ड है, और ये कहना कि हम तरक्की के रास्ते पर फिर से गामजन हो गए हैं, ये ज़रा प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है। लेकिन सर ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से तो मुसलसल जो है वो दी जाती है। ये बताइएगा कि ये मुल्क की बरामदात में जो इजाफा है, इसका रिलेशन करेंसी डिवैल्यूएशन से है या सनती इस्लाहात से है? और मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में, अब जबकि 3rd वेव है कोविड की और वो भी पाकिस्तान को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है, रेड लिस्ट में भी शामिल कर लिया जा रहा है, आप इसका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट देख रहे हैं? खुदा न खास्ता हम उसी तरह का इम्पैक्ट देखेंगे जो आपको नज़र आया था पहले अटैक के बाद। और वो क्या था? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका शरह-ए-नमू जो है वो मनफी 7.5% चले गया था उन 3 महीने, आखिरी 3 महीने आपके अप्रैल में और जून 2020 में। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपके जो टैक्सेस के जो रेवेन्यूज थे उनमें 16% कमी आई थी।
और आपका सनती शोबा जो है उसमें तकरीबन 13% कमी आई थी। अब इस तरह के आदाद शुमार से आपको अंदाज़ा ज़रूर हो चुका होगा कि कोविड का खुदा न खास्ता मुल्क पर क्या असर हो सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि तकरीबन 50 लाख लोग और बेरोज़गार हो गए थे पहले अटैक के बाद जी। तो इसलिए हम बस अब दुआ कर सकते हैं कि ये तीसरा अटैक जो है वो इतना सख्त ना हो और इस मर्तबा हम ख़ास तौर पे जो SOPs हैं उन पर बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करें उनको और कोशिश करें कि स्मार्ट लॉकडाउन काफ़ी हों हमारे हालात को संभालने के लिए। ठीक है हफीज़ पाशा साहब, हम दो मईशतों की बात कर रहे थे जब हम पहले दोनों आपस में गुफ्तगू भी कर रहे थे। हुकूमत की जो मईशत होती है और जो आम आदमी की मईशत होती है उसमें इतना फ़र्क आखिर होता क्यों है? हुकूमत तो ये दावा करती है कि तमाम अशारिये मुस्बत ही जा रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। जब डॉलर की कदर बढ़ जाती है उस वक्त हम देखते हैं कि हर चीज़ महंगी होती है। जब वो कम हो रही है, रुपया स्टेबल हो रहा है, तो फिर हम कमी नहीं देखते हैं। दरअसल ये कुछ सियासी मसला है कि बहुत सी हुकूमतें कोशिश ये करती हैं कि ये साबित करें कि तस्वीर जो है माशी हालात की वो रियलिटी से कुछ बेहतर है। ये एक हमारा पुराना ट्रेडिशन है। मगर आप इस तरह देखिए कि आपने एक बड़ा अहम सवाल किया कि हमारे रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, मगर ये कोई नुमाया इजाफा नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके कोविड के पहले अटैक से पहले हमारे रुपए की कदर में हल्का हल्का इजाफा हो रहा था और रुपए 152 रुपए फी डॉलर पर आ गया था। उसके बाद 2-3 महीने में ये तकरीबन 170 रुपए तक गिर गया जी। तो अब जो हुआ है थर्ड वेव के आने से पहले कि हमारी रुपए की कदर में वापस वही लेवल पे आया है जो कोविड से पहले था। तो इसमें कोई फंडामेंटल इजाफा नहीं है, ये सिर्फ रिकवरी है। दूसरी तरफ अब ये क्या वजह है कि जबकि रुपए की कदर में 7 या 8% इजाफा हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, तो इसकी क्या वजह है कि कीमतों में कमी नहीं आई है जी। अलबत्ता आप देखिए कि तेल की कीमत में एक छोटी सी खुशखबरी सुनाई गई पिछले दिनों के रुपए की बढ़ने की वजह से तेल की कीमत कुछ कम हुई है जी। हाई स्पीड डीजल खास तौर में 3 रुपए कम हुआ। मगर वजह क्या है? वजह कम ना होने की ज्यादा वो ये है कि अगरचे रुपए की कदर में इजाफा है, मगर साथ साथ चूंकि ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके नतीजे में वर्ल्ड डिमांड में इजाफा हो रहा है और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब आप सोचिए कि तेल की कीमत $30 फी बैरल पे आ गई थी जी। अब वो तकरीबन $65 पर जा चुका है। तो जो रुपये की कदर में इजाफा न्यूट्रलाइज हो गया है, इसलिए कि डॉलर प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमें कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा हुकूमत ने अगर स्टेबल रखी पेट्रोलियम की कीमतें, जैसे आपने खुद जिक्र किया थोड़ी कमी भी हुई, तो 6% मुस्तकिल इजाफा जो है वो डीलर मार्जिन में कर दिया। सो ये पॉलिसीज ऐसी हैं जिसका डायरेक्ट फ़ायदा आवाम को नहीं होता। अगर कोई कमी होती भी है तो वो उसका असर आवाम को नहीं मिल रहा होता, इजाफा होता है तो वो आवाम डायरेक्टली मुतासर होते हैं। सो हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं उनके बारे में बताइएगा कि डायरेक्शन एंड सम दुरुस्त है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आज 7 माह की बुलंद तरीन सतह है महंगाई की, कि आइंदा आने वाले महीनों में ये सतह कम होगी या हमें नीचे दिखाई देने का इम्कान है? खुदा न खास्ता मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अफरात ज़र में बढ़ने का खतरा बहुत मौजूद है। उसकी क्या वजूहात है? सबसे पहली वजह यह है कि आपके जो मुख्तलिफ क्रॉप्स जो हैं, यानी कि आप देखें फसलें जो हैं, उनमें कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई है। अब आप ये सोचिए कि अब कपास की पैदावार तकरीबन आधी हो गई फ्रॉम द पीक, तो खाने पीने की चीज़ों में इजाफा इस तरह होता रहा है।
दूसरी तरफ आपने एक ज़बरदस्त इजाफा किया मार्च के आगाज में, आपने बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ा दी, तकरीबन 2 रुपए फी किलोवाट आवर। ये जो इजाफा हुआ आपके फरवरी के महीने के बाद से, वो इसकी वजह तकरीबन 40% इसलिए हुआ कि बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। अब खुदा न खास्ता आज जाकर IMF से ये एग्रीमेंट कर लिया है कि अगले कुछ महीनों में आप रुपए की कदर तो वही रखेंगे शायद, मगर सबसे खतरनाक बात यह है कि बिजली की निर्खों में और 5 रुपए 56 पैसे का इजाफा का खतरा मौजूद है, और अब ये करना पड़ेगा इसलिए कि सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है। इस तरह की चीज़ों की वजह से खुदा न खास्ता मुझे जो ख़तरा लग रहा है, और वर्ल्ड बैंक ने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान का जो अफरात ज़र की रफ्तार है वो 10% के ऊपर चले जाएगी। मेरा अपना भी यही ख्याल है कि इन शॉक्स की वजह से, इन पॉलिसीज़ की वजह से आपके अफरात ज़र खुदा न खास्ता 10% के ऊपर आने वालों दिनों में चला जाए। ठीक है, आप मजीद महंगाई होती देख रहे हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और वो कह रहे हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो जाती हुई नजर आ रही है महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल, और आने वाले दिनों में ब्रेस योरसेल्फ, ये है कि अल्लाह करे कि कोविड से और उसकी तीसरी लहर से हम महफूज रहें, इतना ज़्यादा उसमें इजाफा ना हो कि जिसकी वजह से हालात जो है ज़्यादा मखदूश हों, और सही मौशी पॉलिसियाँ जो हैं वो भी देखने को मिले। अच्छा, जब बात की जाती है इंसानी तरक्की की, तो ख़वातीन का उसमें एक बड़ा अहम इसी मईशत की हम बात कर लेते हैं कि इसी मईशत के लिए जो है कितनी ज़रूरत है हमें कि ख़वातीन भी जो हैं वो उनको वो मौक़े तो मिल रहे हों कि वो भी मर्दों के साथ बेहतरीन काम कर सकें, और यही पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। आधे से ज़्यादा हिस्सा है, लोग तो कहते हैं निस, लेकिन 52% में 2% को निगलेक्ट करने की मुझे वजह नहीं समझ आती, लेकिन 52% पॉपुलेशन तो राउंड ऑफ जो है उसमें कमी। अच्छा, 52% जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। सो इसलिए समाजी और इक़्तिसादी सतह पर ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है। जब तक वो आगे बढ़कर मईशत में अपना किरदार नहीं अदा करेंगी, तो भले खेत का मैदान हो, खेत हो या खेल का मैदान हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई मीडिया हो, कोई आप सेक्टर लगा लें, वहाँ पर ख़वातीन जब तक मर्दों के शाना बेशाना खड़ी नहीं होंगी, तरक्की की रफ्तार जो है वो तेज़ नहीं हो सकती। लेकिन हालात जो पाकिस्तान के हैं वो बड़े मखदूश हैं। इस वक्त जो एक सर्वे सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान इस इंडेक्स में पिछले साल के मुकाबले में मजीद 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 156 ममालिक की फहरिस्त में 153वें नंबर पे आ गया, और ये डिक्लाइन है। यानी हम पहले बेहतर सतह पे थे और अब हम वहाँ से गिरकर इस सतह पे आ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 3 ममालिक हैं, जिसमें इस खत्ते में अगर बात की जाए तो सिर्फ एक अफगानिस्तान है जो कि हमसे जो है नीचे नजर आ रहा है, और तो ये सूरत हाल बड़ी मखदूश है। और पाकिस्तान में जो सिनफी फ़र्क है वो 0.7% पॉइंट्स इजाफे के बाद 55.6% हो चुका है। इतना बड़ा फ़र्क है, और जिसकी वजह से ये सिनफी मुसावात के लिए बदतरीन ममालिक में से एक मुल्क कहा जा रहा है। जो बाकी मुल्क हैं जो हम खत्ते से हट जाएं तो साथ ही वैसे इराक है और यमन है। अब आप देख लें कि उधर हालात हैं क्या और पाकिस्तान में हालात क्या है, फिर भी पाकिस्तान की बदतरीन जंग जो है वो रही है, दहाइयों पे मुश्तमिल जंग है जिसका शिकार रहा है इराक भी, अफगानिस्तान भी, और यमन में भी अभी यही सिलसिला जारी है। तो अगर पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ जो है वो रेट किया जा रहा है, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हर पाकिस्तानी के लिए कि हमारे यहाँ पर जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो, जहाँ मुआशरती इंसाफ नहीं है, वहाँ पर जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ पर प्रिवेल नहीं कर सकती कोई भी चीज़। तो एक मर्द के मुकाबले में जो पाकिस्तान में औसतन जो है औरत की आमदन 16.3% है, और अब आप ये हालत देख लें कि ये कम है। हाँ, तो ये हालात आप देख लें कि ऐसे हालात हैं, और अगर ऐसा ही माहौल रहा और हम ख़वातीन को किसी भी सेक्टर में आगे ना लेके आए, हमने कोशिशें ना की, तो हम मज़ीद तनज़्ज़ुली की तरफ जाते जाएंगे। बुशरा खालिक से इस हवाले से बात करेंगे, ख़वातीन के लिए खासी सरगर्म है। बुशरा खालिक साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये सिनफी मसावात की फहरिस्त में मुसलसल हम गिरते ही चले जा रहे हैं, ज़वाल का शिकार हो रहे हैं, आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं? देखिए, जब आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की में औरतों का भी हिस्सा होना चाहिए, तो मैं ये बताती चलूँ कि जहाँ पर औरत
की ज़ात, शख्सियत और उसकी ज़िंदगी और उसकी डिग्निटी महफूज ना हो। जैसे कि हमारा इसी में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है उसमें वो हेल्थ के इंडिकेटर के अगेंस्ट बताते हैं कि पाकिस्तान 153वें नंबर पर खड़ा है। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में औरत की सेहत और उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिका जो चीज़ें हैं, यानी उसकी ज़िंदगी कितनी महफूज है, अगर हम उसमें इस कदर बदतरीन स्कोर के ऊपर खड़े हैं तो मुझे बताइए कि हमारी औरत इक्तिसादी तरक्की में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है। और जिस तरह से आपने अदादो शुमार के जरिए ये बताया कि पाकिस्तान उसमें तनज़ली का शिकार हो रहा है, तो हमें ये बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा कि वो क्या सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से ना तो औरतें जेंडर मेन स्ट्रीम हो पा रही हैं, ना वो इक्तिसादी तरक्की में हिस्सा डाल सकती हैं, ना वो पॉलिटिकली एम्पावर हैं कि ऐसी फैसला साजी के ऐवानों तक पहुंचे जहां पे फिर औरतों से मुतल्लिका मजीद नए अच्छे फैसले, नए अच्छे कवानीन आए जिससे उनकी न सिर्फ जिंदगियां महफूज हो बल्कि साथ साथ वो मईशत और सियासत में अपना भरपूर हिस्सा डाल सकें। तो अब बात यहाँ तक ये आती है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो जो हमारा पूरा समाज है, हमारा घर, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ और हर तरह के इदारे, कानूनी भी, समाजी इदारों में भी एक ख़ास किस्म का माइंडसेट मौजूद है कि औरत जो है वो कम अकल है, औरत को घर का असल मकाम घर की चार दीवारी है, और अगर कोई ख़वातीन बाहर आती हैं तो उनकी जो डिग्निटी है या उनकी जो रिस्पेक्ट है वो उन्होंने खुद अर्न करनी है। यानी हम पूरा माहौल फराहम नहीं करेंगे, ये आपका काम है कि आप ज़ाती तौर पर इतनी मेहनत करें कि आप तरक्की कर लें। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ इस माइंडसेट के हवाले से कि औरतों को जो फैसला साजी घर के अंदर, घर से बाहर, पब्लिक प्लेस पे, वर्क प्लेस के ऊपर करने की जो स्पेस दरकार होती है उसे हम आम तौर पर इनेबलिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, जहाँ उसकी लाइफ की पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल कैरियर की ग्रोथ हो। वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो खासा तशवीशनाक और संजीदगी तलब करता है। हमारी औरतों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जब वो काम पर भी आती हैं तो घर जाकर भी उनको वही दोहरी जिम्मेदारी को उठाना पड़ता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारी जो इस सोच की वजह से हमारी जो औरत का एक स्टेटस है वो बिल्कुल एक सेकेंडरी स्टेटस की तरह शुमार किया जाता है, और ये हमारे समाज के जितने भी इदारे हैं उनके अंदर इसी तरीके से है। तो फिर इसको दुरुस्तगी कैसे आएगी सिस्टम? और घर की भी बात कर लीजिए प्लीज बुशरा साहिबा, घर की भी हम बात करेंगे कि एक तो ये होता है कि कुछ लड़कियां एम्बिशियस होती हैं और उनको मौके नहीं मिल पाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि घर में माहौल ऐसा होता है कि बच्चियां एम्बिशियस ही नहीं होती, वो कहती थी हमारी तो शादी हो जानी है, हमें तो काम करने की या पढ़ने की भी उस तरह से जरूरत नहीं है। तो घर का माहौल कितना मैटर करेगा? बिल्कुल, ये शादी एक ज़िंदगी का एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से होगा। इसमें अगर लड़कियों की अपनी राय शामिल हो तो शायद वो चीज़ें जो इम्पोज्ड हो रही हैं और उसमें वो बेहतर फ़ैसले कर सकें अपने कैरियर के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से और एक नया अपना जीवन साथी तलाश करने के हवाले से। तो यही चीज़ें हैं जो जिसकी तरफ मैं फ़ैसला साजी की तरफ बात कर रही थी। अब हम ये देखते हैं साथ साथ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं जो हमारी लड़कियों और औरतों की तरक्की के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। जहां मैंने एक दफ़ा इनेबलिंग एनवायरनमेंट की बात की है, अब मैं साथ साथ उन कवानीन की भी निशानदेही कर देती हूँ। और उसमें जो औरतों के खिलाफ जराइम और उनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब के अंदर कम से कम उम्र शादी की, जो लड़की की शादी की उम्र है वो 16 साल है, तो आप मुझे बता दीजिए कि दूसरी तरफ लड़के की उम्र 18 साल है। ये एक बहुत बड़ा इम्तियाजी रवैया है, एक इम्तियाजी सलूक है। और बहुत सारे, अब जब कोविड भी आया तो उस दौरान भी औरतों की चूंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी है मर्दों के ऊपर, तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और साथ साथ आप ये देखिए कि बहुत सी कम उम्र की लड़कियों की शादियों के बारे में भी ख़ानदान ने सोचना शुरू किया और कुछ ने की भी, क्योंकि हमारे समाज के अंदर और घरानों के अंदर ये जो पैरिटी मौजूद है, डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, यही सिस्टमैटिक हमारे तमाम इदारों के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। और अफसोस की बात होती है कि एक जदीद रियासत के शहरी होने के नाते हमें वो बराबर के इंसानी हकूक हासिल नहीं है जो हमारी ज़िंदगी के बिल्कुल ठीक है, बराबर के इंसानी हकूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इस मसले का कभी जो है हल मुमकिन नहीं हो सकेगा। बुशरा खालिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाकिस्तान का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिसके ऊपर हम सबको सोचने की और कुछ ना कुछ करने की जरूरत है ताकि मामलात बेहतर हो सके। ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।